समुद्र की सतह पर उपस्थित जल के अणु सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें समुद्र के जल के अतिरिक्त उसमें ऊर्जा जो कि गुप्त ऊष्मा के रूप में रहती है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है। ऊपर जाते वक्त वायुमंडल में जितना ऊंची वाष्प ऊपर उठेगी उतना वहाँ तापमान कम होता जाएगा और वो वाष्प आगे जाकर संघनित हो जाएगी। संघनित होने से जो गुप्त ऊष्मा होती है वो मुक्त होती है, जिसके कारण वहाँ उपस्थित वायु गर्म हो जाती है, जिससे गर्म हो जाती है और वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, जिसके कारण वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वहाँ पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे चक्रवात का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसमें उच्च निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हवा कम होने के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा बहने लगती है, जिसके कारण इसमें हवाएं लट्टू की तरह घूमने लगती है, जिससे जो लट्टू का नीचे का बिंदु होता है वो नेत्र कहलाता है और जिनके चारों तरफ संघनक बहुत अधिक संख्या में बादल एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ भारी बारिश होती है। एवं जब भी चक्रवात समुद्र के किनारे तक पहुँचता है तो लहरें 7 से 12 मीटर तक ऊंची उठती है, जिसके कारण किनारे पर स्थित सभी प्रकार के घर, मकान, बिजली पोल आदि सभी सुविधाएं वो तहस नहस हो जाती है। इसमें देखते हैं ये चक्रवात जो कि जिनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक होती है। इसमें एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहाँ पर हवाएं बिल्कुल कम चलती है एवं उसमें बादल नहीं होता है, वो नेत्र कहलाता है। जो चक्रवात का नेत्र होता है उसकी चौड़ाई होती है 10 से 30 किलोमीटर तक एवं जो ऊपरी भाग होता है उसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसमें बादल संघन अवस्था में होते हैं, जिसके कारण वहाँ क्षेत्र में भारी बारिश होती है और इनके चारों तरफ लट्टू की तरह घूमने वाली हवाएं उनका वेग 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है। और अब ये फुटेज जो कि अभी ताऊ-ते तूफान आया था उनकी है और अलग अलग महासागर से उठने वाले तूफान को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे एशिया प्रशांत एवं एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर है और जापान के आसपास इसे टाइफून कहा जाता है एवं ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसे चक्रवात कहा जाता है एवं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर इनके बीच में जो कि चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें हेरिकेन कहा जाता है एवं जो कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप और भारत के आसपास उन्हें चक्रवात कहा जाता है। इन चक्रवातों को अलग अलग नाम जैसे टाइफून, हेरिकेन एवं चक्रवात नाम से भी जाना जाता है। चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है? चक्रवात का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया एवं प्रशांत के पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पीटीसी द्वारा तय किया जाता है। इस पैनल में 13 देश शामिल, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। यह 13 देश अपने क्षेत्र के जो चक्रवात आते हैं उनको नाम देते हैं। 2004 में इस समूह में शामिल 8 देशों ने 64 नाम की एक सूची को अंतिम रूप दिया था, जिसमें प्रत्येक देश से 8 नाम सुझाए गए थे। पिछले साल मई में भारत में आया चक्रवात अम्फान इस सूची में अंतिम नाम था। इस सूची में पहला नाम निसर्गा चक्रवात का था, जो अरब सागर से उठा था। इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। WMO और ESCAP ने 2018 में इस समूह में
5 और देशों को शामिल करके इस सूची का विस्तार किया। पिछले साल एक नई सूची जारी की गई जिसमें चक्रवातों के 169 नाम हैं, जो कि प्रत्येक देश द्वारा 13-13 नाम चक्रवातों के सुझाए गए हैं। चक्रवात के नामकरण से क्या लाभ है? चक्रवात का नामकरण वैज्ञानिक समुदाय, विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन टीमों एवं आम जनता को प्रत्येक चक्रवात की पहचान करने में मदद करता है। यदि इस क्षेत्र में एक साथ 2 या 2 से अधिक चक्रवात आ रहे हैं तो यह भ्रम दूर करता है कि चक्रवात से जुड़ी चेतावनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है, जिससे सामुदायिक तैयारियों को बढ़ावा मिलता है। जब पिछले चक्रवात का उल्लेख एवं चर्चा की आवश्यकता होती है तो उनका नामकरण प्रक्रिया भविष्य में मदद करता है। चेतावनी के दौरान अलग अलग देश के चक्रवात, एक ही चक्रवात के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होने पर उसमें कन्फ्यूजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जिससे जानमाल की हानि अधिक हो सकती है। इसके लिए पूरे विश्व में एक चक्रवात का एक ही नामकरण किया जाता है, जिससे चेतावनी देने में मदद मिलती है एवं जन धन की हानि कम से कम हो। क्या चक्रवात के नामकरण के लिए कोई मापदंड है? चक्रवात के नामकरण में कोई मापदंड नहीं है। चक्रवात के नाम छोटे, सरल, आसानी से समझ जाने वाले होने चाहिए। एक अन्य मापदंड यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नहीं होने चाहिए, उनका कोई भड़काऊ अर्थ नहीं होना चाहिए। चक्रवात को ट्रैक करने के लिए इसरो द्वारा सैटेलाइट छोड़े गए हैं, जिसकी सहायता से भारतीय मौसम विभाग द्वारा पल पल की जानकारी आपको उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है एवं एक अन्य वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसकी सहायता से आप चक्रवात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।